सीमा पूरा दिन अपनी सब्जी का ठेला लेकर गली गली घूमती और सब्जी बेचा करती। सीमा के पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी सीमा के पति को उसकी जरा भी कद्र नहीं थी। सीमा का पति बिरजू पूरा दिन सोता और गांव के कुछ किसानों के साथ बैठकर ताश खेलता रहता। सीमा बिरजू के आलसपने से बहुत दुखी थी। वो बिरजू को बहुत समझाती कि वो अपने खेतों पर भी ध्यान दे, खेती करे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक रोज जब सीमा सब्जी बेचने जा रही होती है तो उसकी पड़ोसन बिंदु उससे बोलती है, अरे सीमा बहन, कितनी मेहनत करती हो तुम, पूरा दिन इस कड़ी धूप में गली गली घूमती हो। काश बिरजू भैया में तुम्हारा एक भी गुण होता। अरे क्या करूं बिंदु दीदी, मैंने सब करके देख लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो मेरी कोई बात सुनते ही कहा है। अरे ऐसा कब तक चलेगा, तुम्हारी हालत तो देखो, कितनी बीमार लग रही हो तुम। शायद मेरे नसीब में यही लिखा है। अब मैं चलती हूँ, वरना आज मेरी सब्जियाँ ऐसे ही रह जाएंगी। बिंदु ने बिरजू को भी बहुत बार समझाने की कोशिश की, पर बिरजू इतना आलसी था कि वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता था। सीमा पर भी वो गुस्सा करने लगता। शाम को जब सीमा सब्जी बेचकर वापस घर आती है, तब बिरजू सीमा से कहता है, आ गई तुम सभी जगह मेरी चुगली करके। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ? क्या बात हो गई? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? तुमने पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रखी है कि मैं आलसी हूं, कोई काम नहीं करता, तुम्हारे कमाने से ही घर चलता है। तो इसमें मेरी क्या गलती है जी? लोगों ने जो देखा है वही तो बोल रहे हैं। आप अपने खेतों का सारा काम छोड़कर यहाँ घर पर बैठे रहते हैं। अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप मेरी हर बात का उल्टा ही मतलब क्यों निकालते हैं? मैं पूरा दिन गली गली में घूमकर सब्जी बेचती हूँ कि घर में 4 पैसे ज्यादा आए। इसकी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन आप अपने आलस के चलते कुछ नहीं करते। अरे हमारे खेत खाली पड़े पड़े बंजर हो गए हैं। अगर हमारे खेत यूं ही खाली पड़े रहे तो कोई उन पर अपना कब्जा कर लेगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। तुम बस बेकार की बातें सोचती रहती हो। भला हमारे खेत कौन हथिया लेगा? मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत सारा धन छोड़कर गए हैं, तो फिर मुझे कमाने की क्या जरूरत भला? कौन सा धन? जितना पैसा घर में था वो सब तो खर्च हो चुका है। यहाँ तक कि घर और खेत के अलावा और कोई जमीन भी नहीं बची है। फिर कौन से धन की बात कर रहे हो आप? देखो ऐसा है, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। तुम्हारे पास रहूंगा तो यूं ही मेरा दिमाग खराब करती रहोगी। सीमा के बहुत समझाने के बाद भी बिरजू के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता और वो सीमा की हर बात को अनसुना करके चला जाता है। सीमा रोते हुए अपनी किस्मत को कोसने लगती है कि तभी वहाँ पर बिंदु आ जाती है। अरे सीमा, मैंने पहले ही कहा था कि बिरजू को समझाना बड़ा मुश्किल है। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बिरजू की अकल ठिकाने आ जाए और वो काम करने लगे। पर वो कैसी दीदी? मैं तो सब करके देख चुकी हूँ पर कोई फायदा नहीं हुआ। अरे तुम ज्यादा चिंता मत करो और बस मेरी बात मानती जाओ, फिर देखना बिरजू को कैसे तुम्हारी कदर करने लगता है और फिर से काम करने लगेगा। सीमा बिंदु की बात मान जाती है और उसके कहने पर अपने घर ले जाती है, साथ ही उसे बाहर ना निकलने को कहती है। फिर रात को जब बिरजू घर वापस आता है तो वो सीमा को आवाज देता है, पर सीमा नहीं आती। तो वो सीमा को हर जगह ढूंढता है, पर सीमा उसे कहीं नहीं मिलती। थक हार कर वो बिंदु के घर जाता है। अरे बिंदु भाभी, सीमा यहाँ आई है क्या? अरे नहीं तो क्या हुआ बिरजू भैया? सीमा बहन कहीं चली गई क्या, जो अब तक अभी लौटी नहीं है? पता नहीं भाभी, अभी शाम को ही हमारी थोड़ी सी बहस हो गई थी और मैं बाहर चला गया था, पर सीमा घर पर ही थी। आज जब मैं वापस लौटा हूँ तो सीमा घर पर नहीं है। मैंने उसे हर जगह खोज लिया पर वो नहीं मिल रही। बिरजू भैया, आप थोड़ा इंतजार करके देख लो, क्या पता सीमा गुस्से में कहीं चली गई हो। थोड़े टाइम बाद खुद ही वापस आ जाएगी। बिरजू के पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। बिरजू घर चला जाता है। अगले दिन सुबह बिरजू फिर से सीमा को ढूंढने निकल जाता है। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता है। फिर कुछ दिन बाद से बिरजू खाने पीने की बहुत दिक्कत में आ जाता है।
अब बिरजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना घर में अनाज था और ना ही जेब में पैसे। हे भगवान, जब से सीमा गई है ना, खाने को कुछ नहीं मिला है और ना ही कुछ खरीदने को भी एक पैसा मेरे पास है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन तो बिरजू अड़ोसी पड़ोसी से मांग कर अपना काम चलाता है, पर अब पड़ोसियों ने भी उसे कुछ देने से मना कर दिया था। अब बिरजू को सीमा की अहमियत समझ आने लगती है। अब उसे एहसास होता है कि उसके काम न करने से सीमा पर क्या बीतती थी और उसे कितना कुछ सहना पड़ता था। अब बिरजू ने अपने खेतों पर काम करने का मन बना लिया। अगले दिन सुबह बिरजू खेत पर पहुंच जाता है और खेत का बुरा हाल देखकर उसे बहुत अफसोस होता है और पूरे दिन भूखे प्यासे वो अपने खेतों से खरपतवार हटाकर उसे जोतता है। इस तरह वो 2-4 दिन मेहनत से काम करता है। ये देखकर बिंदु सीमा को कहती है, अरे सीमा, तुम्हें पता है बिरजू ने खेतों पर काम करना फिर से शुरू कर दिया है। क्या आप सच बोल रही हो दीदी? अरे हाँ सीमा, मैं खुद देख कर आ रही हूँ उसे काम करता हुआ। अरे गांव के बाकी लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, पर वो फिर भी अपने काम पर लगा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सब आपकी वजह से हो पाया है दीदी, वरना मैंने तो सारी आशा ही छोड़ दी थी। अरे ये सब मेरी नहीं, तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है सीमा। तुमने बहुत समय तक अपने पति की मनमर्जी और आलसपनी को झेला है। अब तुम्हारे ना होने की वजह से बिरजू को तुम्हारी अहमियत पता चल चुकी है। यही कारण है कि उसमें बदलाव आ पाया। क्या मैं अब वापस जा सकती हूँ? अरे हाँ सीमा, अब बिरजू को तुम्हारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। जाओ और बिरजू को हौसला दो। सीमा अपने घर जाकर बिरजू के लिए खाना बनाती है और शाम को जब बिरजू घर आता है तो सीमा को देखकर हैरान हो जाता है और भावुक होकर उसके पैर पकड़कर रोती हुई कहता है, मुझे माफ कर दो सीमा, अपनी नासमझी में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। आप ऐसा मत कहिए जी और सीधे खड़े हो जाइए। आपको मेरे पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए ये काफी है। तुम इतने दिनों से थी कहाँ? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे तो लगा कि जैसे अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। खुद को कितना कोसा है मैंने। मैं तो यही थी आपके पास, बस आप उस वक्त अपने गुस्से में मुझे देख नहीं पा रहे थे। अब जब आप ठीक हो गए हैं तो देखिए मैं आ गई। आपने अपने खेतों पर काम करना फिर से शुरू कर दिया, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मुझे सब पता है जी। मुझे ये भी पता है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। बिरजू सीमा की सारी बातें सुनकर हैरान था कि उसे सब कुछ कैसे पता चला और वो सीमा के वापस आ जाने से बहुत खुश था। इसीलिए उसे बाकी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और अगले दिन से दोनों अपने खेतों पर जाकर काम करने लगते हैं। सीमा कुछ समय निकालकर अपनी सब्जियों को बेचने का काम भी जारी रखती है ताकि अपनी आर्थिक स्थिति को वो पहले जैसा सही कर सके। सीमा, अब तुम सब्जी का ठेला मत चलाया करो। अब तो मैं भी काम करने लगा हूँ। हाँ, पर अभी हमारी माली हालत ठीक नहीं है, इसीलिए अभी हमें इस काम की बहुत जरूरत है जी। ठीक है, तो मैं इस काम को कर लूँगा। तुम आराम करो बस। आप कैसे कर पाएंगे ये काम? बहुत दिनों बाद तो मैंने काम करना शुरू किया है। अब तुम मुझे फिर से निकम्मा बनाना चाहती हो क्या? तुमने मेरे लिए बहुत काम किया है, अब मेरी बारी है। सीमा और बिरजू ने बहुत मेहनत से अपनी सालों से बंजर पड़ी जमीन को फिर से उपजाऊ बना लिया और अब उनके खेतों में फसलें लहराने लगी। बिरजू ने अपने आलसपने को छोड़कर गांव में अच्छी खासी इज्जत फिर से पाली। एक रोज सीमा बिंदु से बात करते हुए कहती है, अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो मेरी हालत वैसे ही रहती। अरे बिना प्रयास किए कोई काम होता है क्या? इसलिए खुद पर विश्वास रखना चाहिए। क्या बातें हो रही हैं? अरे कुछ भी तो नहीं, बस सीमा बता रही थी कि आप कितने मेहनती हो गए हैं। हाँ भाभी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे कि मैंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, पर अब मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सीमा और बिरजू खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। अब बिरजू सीमा का पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है।
और आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। सर्दियों का मौसम था। उस भयंकर ठंड में पूरी सड़क पर ओस जम गई। ऐसे में भी गरीब सीता चूल्हा जलाए आते जाते लोगों को आवाज लगाती है, आओ आओ साहब जी, गर्मा गर्म चूल्हे की मोटी रोटी खाओ। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। पहले तक तो मुझ गरीब की मोटी रोटी बड़े शौक से खाती थी, मगर अब तो कोई भी मुझ गरीब की बनाई रोटी पूछता तक नहीं। ऐसे घर का दाना पानी कैसे चलेगा। ये कहानी है सीता की जिंदगी की, जो कि बड़ी दुख भरी और गरीबी में गुजरी थी। तकरीबन 2 साल पहले सीता का पति कैंसर की बीमारी से लड़ते हुए इलाज न मिल पाने की वजह से मर गया। जैसे तैसे अपने बच्चों को लेकर सीता कमाने खाने शहर आ गई और बस्ती में रहकर रोटी बनाकर बेचने लगी। मगर आजकल दिन भर के बाद भी वो अपने बच्चों को नमक रोटी के सिवा दाल सब्जी खाने का सुख तक नहीं दे पाती थी। सुबह से रात बीत गई, आज एक भी रोटी नहीं बिकी। सोचा था थोड़े पैसे आएंगे तो दाल खरीद लूंगी, रोज नमक से रोटी खाते हैं मेरे बच्चे। फिर सीता बस्ती आ जाती है, जहाँ उसकी मकान मालकिन शांता बोलती है, सीता ला दे मेरा किराया, पिछले 6 महीने से तूने खोली का भाड़ा नहीं दिया है। जानती हूँ शांता ताई, मगर मैं बहुत जल्द आपकी पाई पाई चुका दूंगी। देख सीता, तुझे मैं 15 दिन देती हूँ, या तो मुझे मेरे पूरे पैसे दे दे या तो खोली खाली कर। मैंने तो तेरे 2 बच्चों को देखकर तुझ पर दया कर दी और तुझे यहाँ रहने दिया, मगर भलाई का तो जमाना ही नहीं बचा है। राम रे राम। शांता बेचारी गरीब सीता को 4 बातें सुनाकर चली जाती है। उस दिन चिंता से सीता सो भी नहीं पाती। अगर 15 दिन के अंदर 6 महीने का किराया नहीं भरा तो मेरे बच्चों के सर पे से ये छत भी छिन जाएगी। मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सीता सारी रात अपनी गरीबी लाचारी पर बहुत रोती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तभी उसका 6 साल का मासूम बेटा राजा बोलता है, माँ, आप काम पर जा रही हो ना, तो मेरे और दादी के लिए आज दाल सब्जी खरीद कर ले आना। अब मुझसे रोज रोज नमक में रोटी नहीं खाई जाती। मासूम राजा के शब्द बेशक सादे थे, मगर हर दिन नमक रोटी खाने का वो दुख बहुत बड़ा था, जिसे देखकर सीता खुद को लाचार महसूस करने लगती है और फुटपाथ पर आ जाती है, जहाँ उसकी मिट्टी का चूल्हा टूटा पड़ा होता है। हे भगवान, ये मेरा चूल्हा किसने तोड़ दिया। अब मैं रोटी बनाकर बेचूंगी कैसे। मुझे कोई और काम ढूंढना होगा, मैं ऐसे दिन नहीं गवा सकती। बेचारी वो गरीब अब ठंड में द्वारे द्वारे जाकर काम मांगने लगती है और काम मांगते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। इस रेलवे स्टेशन पर तो कदम कदम पर कितने सारे खाने के ठेले हैं। अब समझ में आया कि मेरी रोटियों की बिक्री एकदम से कैसे घट गई। मगर अगर मैं अपनी रोटियों के साथ दाल और 2 तरह की सब्जी बनाकर बेचूं, तो मेरा व्यापार इस रेलवे स्टेशन पर चल पड़ेगा। और वैसे भी मेरे हाथ के खाने में तो स्वाद भी है, हर कोई पसंद करेगा। मेरा सामान इसलिए नहीं बिक रहा क्योंकि हर कोई रेलवे स्टेशन पर खाना खा रहा है, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं यहाँ पर अपना काम धंधा खोल सकूं। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? तभी सीता एक गरीब गर्भवती औरत को मालगाड़ी में स्टेशन पर सामान ढोते हुए देखती है। अब तक तो लगता है कि मैं ही एक गरीब और मजबूर थी, मगर ये दुनिया मुझसे भी ज्यादा दुखियारों से भरी हुई है। अगले 2 दिन तक उस भयंकर ठंड में सीता रेलवे स्टेशन पर सामान ढोती है, जिससे उसके पास कुछ पैसे जुड़ जाते हैं और अगले दिन से वो रेलवे स्टेशन पर दाल सब्जी बनाकर बेचने लगती है। आओ आओ भैया आओ, भाभी आओ, साहब जी आओ, 10 रुपए, मात्र 10 रुपए में गर्मा गर्म दाल सब्जी खाओ। 10 रुपए के सस्ते दाम में रेलवे स्टेशन पर खड़े मुसाफिर खाने के लिए आ जाते हैं। तभी बबीता नाम की एक औरत खुश होकर बोलती है, हाय, सिर्फ 10 रुपए में तुम दाल सब्जी दोनों बेच रही हो, वो भी इस रेलवे स्टेशन पर। इतना सस्ता क्यों? कहीं ये दाल बासी तो नहीं? नहीं बहन जी, आज ही नया व्यापार शुरू किया है इस रेलवे स्टेशन पर। तो ठीक है, जल्दी से एक थाली लगा दो। सीता जल्दी से थाली में दाल सब्जी के साथ गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी बनाकर ग्राहकों को देती जाती है। अरे वाह वाह वाह, क्या दाल सब्जी बनाई है तुमने।
तुम्हारी इस खाने के साथ तो इंसान बिना भूख के भी 8-10 रोटी तो चिटकारे लेकर खा जाए। इतने सस्ते में आजकल रेलवे स्टेशन पर ऐसा बढ़िया खाना मिलता कहाँ है। ये दाल सब्जी तो ओहो हो क्या कहने। ग्राहक को गरीब सीता की दाल सब्जी की तारीफ करते देखकर बगल में छोले चावल का ठेला लगाए खड़ा मोहन जल भुनकर राख हो जाता है। इस औरत को आज से पहले तो मैंने रेलवे स्टेशन पर खाने का ठेला लगाते हुए नहीं देखा। नहीं आई है, पता नहीं ऐसा कैसा मक्खन मलाई डालकर दाल सब्जी बनाई है जो आज स्टेशन के सारे लोग इसी के आजू बाजू भिनभिना रहे हैं। सीता के हाथों में गजब का स्वाद होने की वजह से देखते ही देखते उसकी सारी की सारी दाल सब्जी रेलवे स्टेशन पर बिक जाती है। भगवान की दया से मैंने जितनी भी दाल सब्जी बनाई वो सारी बिक गई, लागत भी निकल गई, मुनाफा भी हो गया। धन्यवाद भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। सीता अपना ठेला लेकर रेलवे स्टेशन से घर आ जाती है, जहाँ उसके दोनों बच्चे उसकी बाट निहार रहे थे। माँ तू आ गई, चलो साथ मिलकर खाना खाते हैं। क्यों बच्चों, तुम दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया? माँ आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया ना। ये सुनते ही गरीब सीता की आंखें भर आती है और वो अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम दोनों के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रही है ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी और एक अच्छा भविष्य दे सके। अगले दिन सीता उस भयंकर ठंड में भी तड़के उठ जाती है और सवेरे सवेरे ही सब्जी मंडी से ताजी भाजी तरकारी खरीद कर लाती है और उन्हें घर में काट के भी रख लेती है। सब्जियां तो कट गई, अब जल्दी से दाल बनाने के लिए धुली मूंग भिगो देती हूँ। जल्दी जल्दी दाल और सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी तो आज रेलवे स्टेशन जल्दी चली जाऊंगी और कमाई भी ज्यादा होगी और बच्चों के साथ बिताने को थोड़ा समय मिलेगा। ये सोचकर सीता जल्दी जल्दी से स्वादिष्ट दाल सब्जी बनाकर तैयार करती है और रेलवे स्टेशन पर बेचने आ जाती है। आओ आओ साहब जी, आओ बहन जी आओ, 10 रुपए में बढ़िया दाल सब्जी और रोटी खाओ। 10 रुपए की थाली, सिर्फ 10 रुपए। सीता की आवाज में मिठास भरी देखकर रेलवे स्टेशन पर खड़ी भीड़ की भीड़ उसके बनाए दाल सब्जी का स्वाद चखने के लिए उसके ठेले पर आ जाती है और खाना खाने लगती है। ये देखकर मोहन अब और भी जल बुनकर राख हो जाता है। मेरे छोले चावल तो कोई पूछ भी नहीं रहा। इस लुगाई का कुछ तो करना पड़ेगा। 2 ही दिन में इसने मेरे छोले चावल के व्यापार की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसको यहाँ से हटाना ही होगा, मगर कैसे हटाऊं? तभी मोहन की नजर उसके ठेले पर खड़ी भारी भीड़ पर जाती है और वो चुपके से जाकर स्टेशन मास्टर को बुला लाता है। अरे ओ औरत, किससे पूछकर तू रेलवे स्टेशन पर सब्जियां बेच रही है? चल अभी के अभी यहाँ से अपना ठेला हटा। ये सुनते ही बेचारी सीता अब चिंता में आ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, ऐसा गजब मत ढाइए साहब, मुझ गरीब के पेट पर लात मत मारिए। अभी 2 दिन भी नहीं हुए मुझे स्टेशन पर दाल सब्जी बेचते हुए। बड़ी मुश्किल से ये आसरा मिला है। अगर ये भी मुझसे छिन गया तो मेरे बच्चों के सर से छत छिन जाएगी, हम भूखे मर जाएंगे। मुझ पर तरस खाइए, मैं तो मेहनत से यहाँ काम कर रही हूँ, किसी के आगे रोटी छीन कर थोड़ी खा रही हूँ। उस गरीब का दुख देखकर स्टेशन मास्टर का मन भर आता है और उसको भी उस पर दया आ जाती है और वो कहता है, ठीक है, तू रो मत। तू यहीं पर अपना ठेला लगा और कमा खा। चल एक थाली मेरे लिए भी लगा। सीता अपने आंसू पोंछती है और कहती है, जी साहब, बस अभी लगाती हूँ। फिर सीता थाली में दाल और सब्जी परोसकर गर्मा गर्म रोटी उस स्टेशन मास्टर की थाली में डाल देती है। अरे बस कर बेटी, मेरा पेट एकदम भर गया है। पूरी 10 से 11 रोटियां खाई हैं मैंने इस दाल और सब्जी के साथ। बहुत ही स्वाद और बढ़िया दाल सब्जी बनाई है तूने। ये ले पैसे, रख ले, ये तेरी मेहनत के हैं। स्टेशन मास्टर को भी सीता की दाल सब्जी की तारीफ करते देखकर मोहन छाती पीटता हुआ कहता है, मुझे लगा था कि ये स्टेशन मास्टर इसको यहाँ से भगा देगा, लेकिन ये भी सबकी तरह इसके खाने के गुणगान गा रहा है। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। स्टेशन मास्टर के जाते ही मोहन सीता के ठेले पर आता है और उसे धमकाने लगता है, ए औरत, कल से मुझे तेरा दाल सब्जी का ठेला रेलवे स्टेशन पर दिखाई नहीं देना चाहिए। मगर क्यों? मैं तो मेहनत से 2 पैसे कमा रही हूँ और मैं तो तुम्हारे जैसा बिल्कुल एक जैसा व्यापार भी नहीं चला रही। तुम छोले बेचते हो और मैं दाल रोटी, तो फिर मेरे यहाँ ठेला लगाने से तुम्हें क्या दिक्कत है? क्योंकि तेरी वजह से मेरे छोले चावल नहीं बिक रहे। तेरी दाल सब्जी ने मेरे व्यापार का सत्यानाश मार दिया है। अगर कल से तू मुझे यहाँ दिखाई दी तो मैं तेरा ठेला इन्हीं पटरियों पर पलट दूंगा।
तू औरत जात है, इसीलिए बोलकर छोड़ रहा हूँ। इसी धमकी के साथ सीता रेलवे स्टेशन से घर आ जाती है और रात भर रोती रहती है। हे भगवान, तूने मुझ गरीब को इस दुनिया में भेजा ही क्यों है? पहले मुझसे भरी जवानी में मेरा पति छीन लिया, उसके बाद इस गरीबी के धक्के खिलाए, और आज जब मैं मेहनत से चंद पैसे जुटा रही हूँ तो ये खेल खेल रहा है। अब मैं क्या करूँ? सीता रोती रोती सो जाती है। अगले दिन फिर से दाल सब्जी बनाकर वो रेलवे स्टेशन पर जाती है। उसे देखते ही जैसे मोहन के तन बदन में आग सी लग जाती है। वो उसके पास आकर झगड़ने लगता है। मैंने कहा था ना तुझे कि तू यहाँ पर दिखाई मत दियो, लेकिन तू तो बड़ी ढीठ है। लगता है मुझे ये तेरा ठेला इस पटरी से पलटना ही पड़ेगा, तभी तेरी अकल ठिकाने पर आएगी। दोनों के बीच में झगड़ा झंझट होने लगता है। उसकी दाल का भगोना उठाकर अब वो पटरी पर पलटने ही वाला होता है कि सीता बोलती है, अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करो। इस दाल और सब्जी को बनाने में मुझ गरीब की पूंजी लगी है। अगर मैं इसे बेचकर कुछ कमाऊंगी नहीं तो मुझे घाटा सहना पड़ेगा। मेरी परेशानी समझो। मुझे कुछ नहीं समझना, और ज्यादा बोलेगी ना तो तुझे भी इस पटरी पर आती हुई ट्रेन के आगे फेंक दूंगा। इतने में स्टेशन मास्टर आ जाता है और ये सब कुछ सुन लेता है। क्यों मोहन, तू क्या खुद को गुंडा समझता है? इस गरीब को खाने कमाने क्यों नहीं देता? अरे जब यह तुझसे नहीं जल रही तो तू इसके भाग्य से क्यों जल रहा है? यह बेचारी अपनी किस्मत का खा रही है, समझा? अगर तू भी चाहता है कि तेरे ठेले पर ग्राहक आए तो सबसे पहले अपनी इस कड़वी जुबान को मीठी बोली में बदल, समझा? किसी की किस्मत से जलने से कुछ हाथ नहीं लगता। स्टेशन मास्टर के समझाने बुझाने पर मोहन के मन से जलन की भावना चली जाती है। उस दिन के बाद से सीता रेलवे स्टेशन पर बिना किसी चिंता के मेहनत और लगन से अपनी दाल और सब्जी का व्यापार चलाती है, जो कि लोगों को खूब पसंद आता है और उसे भी खूब आमदनी होती है। धीरे धीरे उसके घर के हालात एकदम ठीक हो जाते हैं और उसके दोनों बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं। आखिरकार एक गरीब दाल सब्जी वाली ने अपनी मेहनत से अपने बच्चों का भविष्य संवार कर पूरी दुनिया को दिखा ही दिया कि एक माँ किसी से